हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ठीक है, जो कि एक तरह की सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। और एक इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पल्मोनरी जैसा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है, यानी कि यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होता है वो लंग्स के अंदर प्राइमरीली डेवलप होता है। और सेकंड कंडीशन जिसके बारे में हमने बात की, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अदर देन लंग्स, यानी कि लंग्स के अलावा अगर सेकेंडरीली इन्फेक्शन होता है अदर बॉडी ऑर्गन्स में, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको हम सिंपली टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ऑफ द लंग्स, ये क्या है कि एक हाईली कंटाजियस इन्फेक्शन है लंग्स का, मतलब कि ज़्यादा स्प्रेड होने वाला इन्फेक्शन है लंग्स का, विच इज़ कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। जो कि कोज होता है किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम जीनस का, स्पेसीज होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो इस बैक्टीरिया के इनहेल करने के माध्यम से या ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने के माध्यम से ये जो डिजीज़ है टीबी डेवलप होती है। ये इसका स्पेसिफिक कोज होता है। सेकेंड लाइन है, इन्फेक्शन मेनली इन्वॉल्व द लंग्स but it may spread to other parts of the body which is called extra pulmonary tuberculosis. इन्फेक्शन जैसा हमने अभी बात की थी, इन्फेक्शन मेनली इन्वॉल्व द लंग्स, मेनली लंग्स को इन्वॉल्व करता है, यानी कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है। बट इट में स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट ये बॉडी के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर अदर बॉडी पार्ट्स में अगर टीबी हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड हेडिंग में इसके फेजेस की। तो यदि हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस के फेज़ की या फिर स्टेज की, तो दो स्टेजेस होती है इसके अंदर। फर्स्ट होती है लेटेंट फेज और सेकंड होती है एक्टिव फेज। तो आइए देखते हैं लेटेंट फेज में क्या होता है। इन दिस फेज बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द बॉडी। इस फेज के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करता है एंड स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बॉडी के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक वो प्रेजेंट रह सकता है बिना किसी सिम्टम्स के। पर्सन सफ़र्स फ्रॉम टीबी बट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम। उस पर्सन की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, और जो पर्सन है उसके अंदर टीबी डिजीज़ रहेगी बट बिना किसी सिम्टम्स के। ठीक है, ये कहलाती है लेटेंट फेज। और सेकंड होती है एक्टिव फेज। तो इस फेज के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में ट्यूबरक्लोसिस कंफर्म हो गया, पॉजिटिव आ गया, और जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं टीबी के वो भी दिखाई दे रहे हैं। और इस फॉर्म में ये सबसे हाईली इन्फेक्शियस फेज होती है जिसके अंदर डायरेक्टली एक पर्सन दूसरे पर्सन में टीबी को ट्रांसमिट कर सकता है बाय द ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, यानी कि बाय द इनहेलेशन के ज़रिए। इस फेज के अंदर पेशेंट इजीली इन्फेक्ट अदर पर्सन विद इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स थ्रू द कफिंग, खांसने के ज़रिए, स्नीजिंग छींकने के ज़रिए, स्पीकिंग बोलने के ज़रिए, एंड लाफिंग। कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो अगर वो कोई दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है, अगर वो बात करेगा, खांसेगा, छींकेगा, तो उसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो वातावरण में जो एक्सक्रीट होंगे, तो अगर कोई दूसरा पर्सन अगर उनको इनहेल करता है, सांस के ज़रिए अपनी बॉडी में इनहेल करता है, तो उस तरीके से उस दूसरे पर्सन को टीबी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, ये रहता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की, यानी कि कोजेस की। तो जैसा हमने अभी बात की थी कि टीबी किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया। तो इसका मेन कोजेटिव फैक्टर होता है टीबी डिजीज़ का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इट इन्फेक्ट्स द पर्सन व्हेन पर्सन इम्यूनिटी सप्रेस्ड ड्यू टू एनी डिजीज़। और सबसे ज़्यादा अगर
टीबी किसी को होगा तो ज़्यादा चांसेस उन लोगों के अंदर होंगे डेवलप, यानी उन लोगों के अंदर टीबी ज़्यादातर देखने को मिलेगा जिनकी जो इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है किसी डिजीज़ की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से। अगर कोई, जैसे हम रिस्क फैक्टर की बात करें, अगर कोई HIV एड्स का पेशेंट है तो उसको टीबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर किसी के क्रोनिक डिजीज़ हो रखी है और अगर वो किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, यानी कि वो ससेप्टिबल रहेगा वो पर्सन। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से कोई इम्यूनिटी वीक हो सकती है। लो सोशियो इकोनॉमिक डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पर्सन डेली रेगुलर अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एल्कोहल स्मोकिंग का डेली यूज़ करता है तो उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सन, कोई भी जो बीमारी होती है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिजीज़ होने का वो होता है एज फैक्टर। कोई भी डिजीज़ ज़्यादातर एक तो छोटे बच्चों को यानी कि इन्फेंट्स को या फिर ओल्ड एज पर्सनस को ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि वो पर्सनस क्या रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। या फिर कोई स्लम एरिया में रहते हैं तो ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं, कंजेस्टेड रहते हैं लोग बाग, तो वहाँ पर टीबी वगैरह नहीं रखता है तो उनमें टीबी के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की। तो इसके जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि जैसे हम बात करते हैं जनरली हम सुनते हैं कि टीबी के अंदर 3 वीक्स से ज़्यादा खांसी हो सकती है, तो वही है कफिंग मोर देन 3 वीक्स, फीवर होगा क्योंकि बॉडी में कोई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप्ड है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। स्पुटम एक्सेसिव सीक्रेट होगा, म्यूकस का सीक्रेशन होगा। जब भी पर्सन डीप कफिंग करेगा तो जो स्पुटम है वो एक्सक्रीट होगा। नाइट स्वेटिंग होने लग जाएगी। डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको परेशानी होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी उसको। चेस्ट पेन होने लग जाएगा क्योंकि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है तो चेस्ट पे प्रेशर पड़ने की वजह से चेस्ट पेन होगा। वेट लॉस हो सकता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो यानी कि किस तरीके से हम जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड है फिज़िकल एग्जामिनेशन। पेशेंट की जो हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी कि पहले किसी फैमिली मेम्बर्स को टीबी हो रखा है, उसको फिज़िकली एग्जामिन करेंगे, उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे। चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया जाएगा। स्पुटम कल्चर, जो स्पुटम सीक्रेट हो रहा है उसको कलेक्ट करके उसका कल्चर करवाया जाएगा। ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट के अंदर जो इरेथ्रोसाइट्स है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स बॉडी में कोई इन्फेक्शन डेवलप है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जिसको बोलते हैं मैंटॉक्स टेस्ट, ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़। इसके अंदर क्या करते हैं कि एक जो ट्यूबरकुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो जो सस्पेक्ट होता है जिसका हमें डायग्नोसिस करना है तो उसके फोरआर्म पर लगाया जाता है और उसके बाद में आफ्टर 2 डेज़ उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एग्ज़ामिन किया जाता है। अगर वहाँ पर 10 mm से ज़्यादा अगर रेडनेस, स्वेलिंग या अर्थमिया की कंडीशन देखने को मिलती है तो इट मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि उस सस्पेक्ट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ प्रेजेंट है कन्फर्मली। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम होता है मैंटो अलग से वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ट्यूबरक्लोसिस की। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि कोई माइकोबैक्टीरियम अगर ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया है बाय द इनहेलेशन बॉडी में एंट्री कर रहा है तो उसके बाद में बैक्टीरिया एल्वोलाइज के अंदर जाएगा, वहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, स्टिमुलेट्स करेगा बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को। अब अगर बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलेट होता है और वो क्या करेगा, जो इम्यून सेल्स होती है लाइक मैक्रोफेजेस उनको डिस्ट्रॉय करेगा। जो मैक्रोफेजेस है वो स्टिमुलेट होएगी, जो बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करेगी टिश्यूज़ को, और जो डेड बैक्टीरिया है, लाइव मासेज है,
वो मैक्रोफेजेस के सराउंडेड आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं घोन फोकस। नेक्रोटिक डीजनरेशन अकर, प्रोडक्शन कैविटी फिल्ड विद द ट्यूबरकुल बेसिलाई, डेड डब्ल्यूबीसी एंड डेड टिश्यूज। तो एक पर्टिकुलर पार्ट पे क्या होने लग जाएगा, डीजनरेशन होने लग जाएगा, मतलब कि वहाँ पर जो डेड टिश्यूज़ है, डेड बैक्टीरियाज है और जो मैक्रोफेजेस है वहाँ पर फिलअप होने लग जाएगी। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को बोलेंगे गोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो चेस्ट एक्सरे में जो एग्जामिन किया जाता है, यही पर्टिकुलर जो कैविटीज़ फिल्ड अप होती है, इन्हीं को एग्जामिन किया जाता है। तो ये डायरेक्टली अल्टीमेटली लीड करेगा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो जो जैसे हम जनरली सुनते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के लिए जो डॉट्स थेरापी होती है वो यूज़ की जाती है, जो कि एक तरह की मल्टीपल ड्रग थेरापी होती है। अलग अलग तरह की ड्रग्स होती है जो अलग अलग टाइम पीरियड पे विद ड्रग्स होती है। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करें, अगर हम टीबी डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट रह सकते हैं, तो प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रोटेक्टिव बैरियर्स का यूज़ करना चाहिए, मास्क वगैरह, क्योंकि ये जो बीमारी है जैसे कि लाइक कोविड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, तो ये बीमारी बाय द इनहेलेशन ड्रॉपलेट्स के ट्रांसमिशन के ज़रिए फैलती है। टेक मेडिकेशंस रेगुलरली, मेडिकेशंस को रेगुलर टेक करना है। ईट हेल्दी डाइट, हमेशा एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल्स और हेल्दी डाइट को ईट करना है, हाइजेनिक मेंटेन करनी है और स्टॉप स्मोकिंग। किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है वो होता है स्मोकिंग, तो उसको कम्प्लीटली स्टॉप करना है। मेडिकल मैनेजमेंट की, जैसा मैंने आपको बताया, जो डॉट्स थेरापी होती है वो प्रोवाइड की जाती है। पल्मोनरी टीबी ट्रीट बाय एंटी टीबी मेडिकेशन थेरापी विच इज़ कॉल्ड डॉट्स। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये जो डॉट्स जो ड्रग्स होती है, इनको दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड है सेकंड लाइन ड्रग। जैसा कि यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग में आती है इथाम्ब्यूटोल, आइसोनाइजाइड, पायरेजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और सेकंड लाइन ड्रग में आती है कानामाइसिन, एमिकासिन, साइक्लोसेरिन, लीवोफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये दोनों जो टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है, जो दोनों ड्रग्स है, ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे प्रोवाइड की जाती है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को। एक तरह की ड्रग थेरापी चलती है 6 to 12 मंथ के विदिन तक, अलग अलग टाइम पीरियड पर। तो हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, इसकी फेजेस, एक टीबी पेशेंट में डायग्नोसिस, किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, बॉडी में क्या मैकेनिज्म होती है ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट, किस तरीके से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं टीबी डिजीज़ को डॉट्स थेरापी के जरिए, और प्रिवेंशन, किस तरीके से हम बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।